हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 12 के समस्त छात्र छात्राओं का मैं स्वागत करता हूं। आज कल जहां हम भूषण कवि को पढ़ रहे थे, आज उससे आगे का चैप्टर जो है शमशेर बहादुर सिंह, वो हम शुरू करेंगे। शमशेर बहादुर सिंह आपकी पाठ्य पुस्तक का 6ठा चैप्टर है और उषा कविता इनकी बहुत प्रसिद्ध कविता जो आपकी इस पाठ्य पुस्तक में ली गई है। सबसे पहले इनका थोड़ा सा मैं परिचय दे दूं। इनका जन्म हुआ था 1911 में देहरादून में इनका जन्म हुआ और ये जब केवल 8 वर्ष की उम्र के थे तब इनकी माताश्री का देहावसान हो गया, निधन हो गया और केवल 18 वर्ष की उम्र में इनका विवाह कर दिया गया। लेकिन जीवन में शायद दुख लिखा था। केवल 6 वर्ष तक पत्नी साथ रही, उसके बाद क्षय का रोग यानी टीबी का रोग उनकी पत्नी को हुआ और वो भी इस संसार से विदा हो गई। जीवन में बहुत से पीड़ादायक अनुभव इन्होंने भोगे हैं, अभावों से गुजरे हैं और ये अभाव और ये पीड़ाएं कहीं न कहीं इनके काव्य में टीस बन करके, पीड़ा बन के उभरी है। इन संकटों के कारण ही, ये जो जीवन में बहुत से संकट आए, इनके कारण से ही इनकी कविता में एक मार्मिक अभिव्यक्ति आई है। खैर, यहाँ अब जो मैं परिचय की बात करूं, उसके साथ साथ आपको याद रखना चाहिए इन्होंने साहित्य सृजन में बहुत अच्छा अनुभव हासिल किया, बहुत अच्छी रचनाएं लिखी है, जिनमें यदि आप ख़ास तौर से देखना चाहें तो जैसे इनकी कविताएं एक शीर्षक में दी गई है। एक तो है कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास इतने दूर, या बात बोलेगी, या इतने पास अपने, इस प्रकार की रचनाएं इन्होंने काफ़ी लिखी है। अब हम बात करें इस कविता की जिसका शीर्षक है उषा। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप उषा कविता पढ़ें तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि इस कविता से, क्योंकि किसी भी काव्य सृजन का एक कारण होता है, वो कोई ना कोई संदेश आप तक पहुंचाना चाहता है कवि। लेकिन यदि आप शाब्दिक अर्थों में इसका अर्थ लगाएं इस कविता का, तो आपको समझ में ये आएगा कि इस कविता से हमें कोई संदेश मिल नहीं रहा है। वास्तव में ऐसा आपका जानना, आपका समझना जायज़ भी है। मैं आपको एक बहुत मनोवैज्ञानिक बात बता रहा हूँ कि जीवन में हम लोग कार्य करते हैं, उस कार्य के पीछे केवल इतना सा होता है कि हम तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं, विलासिता के साधन, आनंद के साधन अर्जित कर लें। बस ये अपना एक ध्येय होता है, एक उद्देश्य होता है। एकांत में बैठ कर के कभी ये सोचने का प्रयास करें कि अपना जीवन क्यों मिला हमें, भगवान ने इस दुनिया में हमें भेजा, उसका क्या कारण हो सकता है। आप बहुत चिंतन करें इस बारे में। तो क्या ये कारण था कि हम आए, जितना वर्क, जितना कार्य हमें दिया वो कार्य हम करते रहें, कमाएं, खाएं, हमारे संतान हो, बच्चे हों, परिवार चले, वृद्ध हो जाएं, चले जाएं। कवि ने बहुत गहराई से इस बात को समझा है। जब मनुष्य का सबसे श्रेष्ठ 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ जीवन यदि मनुष्य का मिला है, तो उसको आत्मीयता के साथ जिए, उस जीवन को आनंद के साथ जिए। कहीं ना कहीं ये भाव हमारे मन में आना चाहिए। प्रकृति के कण कण में आनंद पड़ा है, उस आनंद को हम केवल ग्रहण करें, उससे महसूस करें अपने जीवन के सुखद सौंदर्य को। और ये सौंदर्य कहाँ मिलेगा? ये आपके मन में मिलेगा। कवि ने बिंबात्मक भाषा से बहुत अच्छी तरह प्रकृति के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। आप बहुत अच्छी तरह ध्यान दें, बिंब क्या होता है, क्योंकि इसमें चित्र बिंब काफ़ी प्रकट हुए हैं। बिंब होता है आपके मन मस्तिष्क में उठने वाला चित्र, जिसकी कल्पना आप करते हैं। आप कहीं भी किसी स्थान, आपको किसी ने कहा कि आपको वहाँ घूमने जाना है, स्विट्जरलैंड जाना है, आपने एक चित्र अपने आप मन में धारण कर लिया कि ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसे पहाड़ हो सकते हैं, ऐसे झरने हो सकते हैं, ऐसे नदियाँ हो सकती है, ये प्राकृतिक वातावरण हो सकता है। ये क्या है? ये बिंब है। किसी अनजान, कोई चोर आया, किसी ने चोरी की, अब आपके मन में ये आपको ये बताया गया कि अमुक चोर आया, या ऐसा कोई रात को चोर आया और वो चोरी करके चला गया। आपने एक उसकी छवि अपने मन में धारण कर ली, ये आपका स्वयं का बनाया हुआ चित्र था, यही बिंब है। तो बिंबात्मक रूप में अपनी बात को प्रकट करने के कारण से उषा कविता बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन पड़ी है। दूसरा, ग्रामीण परिवेश को इस तरह से सजा करके आपने, मतलब वहाँ से आनंद दिलाने का प्रयास किया जिसकी आप कल्पना नहीं करते हैं। आप कहते हैं कि सूर्योदय का समय, अब सूर्योदय में
किस किस प्रकार का कल्पना आप कर सकते हैं। सूर्योदय में कोई आनंद नहीं है। पो फटना, सूर्योदय, हल्का प्रकाश आकाश में, और तब से लेकर के और आकाश में सूर्य उदय होने तक का जो समय चक्र है, उस समय में कितना आनंद भरा पड़ा है, उस आनंद को एकत्र करके कवि आप तक पहुंचाना चाहता है। घरेलू और कोई विशेष बिंब नहीं है, विशेष कोई प्रतीक नहीं है। हमारे घरेलू प्रतिमान जिनके बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते, उन प्रतिमानों का आपको से जोड़ने का प्रयास किया है। ये एक, इसीलिए हम प्रयोगवादी कविता कह सकते हैं। ऐसे प्रयोग जो आप ये माने कि आप कल्पना नहीं कर सकते। जैसे मैं अभी आप कहूँ कि रात को आकाश नीला शंख जैसा। अब शंख से आकाश की तुलना आज तक हमने नहीं देखा। यदि हम उपमा अलंकार से किसी, हम कहते हैं कि चंद्र सम रूप दर्शन है सीता का, सीता का मुख है वो चंद्रमा के समान है, चलो ये मान्यता है। आप ये कहें कि काली सिल जैसे लाल केसरी रंग से रंग दी गई हो, ये अलग प्रतिमान है। सूर्योदय के समय आकाश में जो लालिमा छाती है, वो सिल जो होती है ना, जहाँ हम घर में मसाले पीसते हैं, पहले ग्रामीण क्षेत्र में देखो आप, हाथ से मसाले पीसे जाते थे, मिर्च वगैरह उसमें पीसी जाती थी, तो उसमें वो लालिमा उस पत्थर पे आ जाती थी। उसको प्रतिमान बनाया कवि ने। ये अपने आप में अनूठा है, अलग है। तो हम कह सकते हैं, या फिर हम कहें कि स्लेट पर खड़िया चाक किसी ने मल दी हो। काली स्लेट होती है, आसमान काले रंग का है, उस पर कोई चाक रंगीन चाक मल दे तो कैसा रंग उकेरा जाता है, कैसा रंग बन जाता है, उसको मतलब स्लेट के माध्यम से एक नया प्रतिमान देने का प्रयास किया है। तो मतलब ये है कि प्रकृति के साथ जोड़ने का एक अनूठा प्रयोग कवि ने इस कविता के माध्यम से आपके सामने किया है। ये अपने आप में अनुपम और अनूठा प्रयोग है, और इसको देख करके आप ये महसूस करेंगे कि वास्तव में ये सब चीज़ें जो कवि ने बताई वो अपने आप में अनूठी है, अनोखी है। तो अब मैं इस पाठ को शुरू कर रहा हूँ। प्रत्येक पंक्ति को आप ध्यान से सुने। मैं आपको बताता हूँ कि कविता की प्रत्येक पंक्ति में क्या क्या बात कही है। कहीं कहीं आप देखोगे कोष्टक में कुछ बातें लिखी गई है, अर्थात उस बात को विशेष रूप से समझाने के लिए ऐसा किया गया है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आपकी कविता उषा, जिसमें क्या प्रसंग आया है आप ध्यान से सुने। अब हम कविता शुरू करते हैं। कविता की पहली पंक्तियाँ क्या कह रही हैं कि प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। तो यहाँ कवि किस प्रकार की प्रातः काल की उस आभा का सुंदर चित्रण किया है। प्रातः नभ था नीला शंख जैसे, भोर का लीपा हुआ चौका, और ब्रैकेट में लिखा अभी गीला पड़ा है। प्रातः काल चाहे कोई सा भी मौसम हो, सुबह के मौसम में भुप्पो फटने से लेकर के सूर्योदय तक हल्का सा प्रकाश होता है, तब से लेकर के सूर्योदय तक हल्का फुल्का प्रकाश आकाश में रहता है। लेकिन सबसे ज़्यादा, पूरे दिन से ज़्यादा नमी जो है वो उसी समय रहती है। पूरे दिन में जो नमी होती है वो उस प्रातः काल के वातावरण में या उस समय के वातावरण में रहती है। तो कवि ऐसी कल्पना करता है कि प्रातः नीला शंख जैसा लगता है, या कहता है नीला शंख जैसे, और उसके बाद में राख से लीपा हुआ चौका। आप जानते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग जब कच्चे मकानों में रहते थे तो अपने मकानों को राख से, गोबर से लीपते थे। तो नमी के कारण से देखो कहाँ से कल्पना की कवि ने, कि जैसे अपना कोई रसोई घर है, चौका रसोई घर को यदि हम राख से लीपते हैं और लीपने के बाद थोड़ी देर बाद ही अपन देखते हैं तो उसमें नमी रहती है, उसमें गीलापन रहता है। अब आपकी कल्पना से बाहर की चीज़ है। हम सोच नहीं सकते कि प्रातः काल नभ में जो नमी है वातावरण में, जो वो नमी की तुलना कहाँ की है कवि ने, राख से लीपे हुए चौके से। तो ये अपने आप में अनूठा प्रयोग है, इसलिए मैंने कहा कि ये प्रयोगवादी कविता है। ऐसा बिंब, ऐसा दृश्य जो आपने कल्पना नहीं की, उसको आपके मन मस्तिष्क में उभारने का प्रयास कवि ने किया है। प्रातः नभ नीला जैसे, राख से लिपा हुआ चौका, और ब्रैकेट में लिखा है जो अभी गीला पड़ा है। नमी ऐसी है आकाश में, उस समय का जो सुखद वातावरण वो अपने आप में अद्भुत है, बहुत ही सुंदर है। तो सुबह सुबह का यदि उस दृश्य का आपने दृश्यांकन किया है, अपने मन मस्तिष्क में उसको आत्मसात किया है, तो एक आनंद की अलग अनुभूति होती है। आप जानते हैं 24 घंटे में यदि सबसे सुखद समय कोई होता है, मन को आनंद देने वाला, मन को प्रफुल्लित करने वाला, तो प्रातःकाल का समय होता है।
आप कल्पना करें कि उषा काल के उस समय को यदि हमने इस कविता से थोड़ा बहुत भी आत्मसात किया तो आनंद की पराकाष्ठा दुगनी हो जाएगी। सुबह सुबह रोज होती है, उषा काल हमेशा होता है, लेकिन क्या सदैव हमने इस कविता से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, यदि कविता का अर्थ हम नहीं जाने उससे पहले क्या उस आनंद को महसूस किया है जो कवि करवाना चाहता है उस आनंद को? क्योंकि प्रातःकाल जो नमी इस वातावरण में होती है उस आनंद को हम इस कविता के माध्यम से ही ग्रहण कर सकते हैं। कवि ने कहा वो सुखद वातावरण, तो प्रातःकाल नीला शंख जैसे नीला नीला आकाश, और ऐसा लगता है कि जैसे पूरा आकाश राख से लिपा हुआ चौका है जो अभी गीला पड़ा है, अभी नमी है वातावरण में। लेकिन आप ध्यान दें इस पंक्ति की, इस कविता की अंतिम पंक्ति में एक चीज आई, उषा का जादू अब टूट रहा है क्योंकि सूर्योदय हो रहा है। सूर्य उदय होने के बाद उषा काल से पूर्व में जो आनंद था वो आनंद समाप्त हो गया। तो कवि ने केवल ये समझे कि 1 घंटे 1.5 घंटे या 2 घंटे का जो समय है वहां से कविता को उठा लिया और वहां से आनंद की अनुभूति करवा दी। आगे कह रहे हैं, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, या फिर यूं मानो ये तुलना किएगा आकाश कैसा लगता है कि जैसे लाल केसर कोई शिला पे बिखेर दें। ये लाल केसर का मतलब ये हो गया कि जैसे अपन मसाले पीसते हैं जिस शिला पे, तो नियमित लाल मिर्च उसको पीसने से या ऐसा करते रहने से धीरे धीरे उसका रंग जो है वो काली शिला होती थी, पत्थर वो काला होता था, लेकिन लगातार उस पर वो मसाले पीसने से चाहे उसका कितना ही आप धोके साफ कर लो लेकिन उसमें वो लालिमा कुछ न कुछ अंश रह जाता है। देखो कहाँ से कोई बात उठाई, ये भी हमारे कल्पनातीत है, कल्पना से परे है कि एक शिला जो काली होती है उस पर जैसे लाल केसर से धुल गई हो, लगातार उस पर मसाले पीसने से वो जैसे, ये समस्त ग्रामीण अंचल से उठाए हुए प्रतिमान है, उपमान है। ये स्वयं ऐसे चित्र हैं, ऐसे बिंब हैं जो अपने आप में अनूठे हैं। यही तो प्रयोग है कवि का। केवल प्रयोग आप विद्यार्थी दें साइंस में नहीं होते, ये हिंदी में भी प्रयोग होते हैं और ये अनूठा प्रयोग है कि किस प्रकार से लाल जो केसर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने मन में ये सोचें विचारें, क्या आपने कल्पना की थी कि सूर्योदय से पहले पूर्व दिशा में जो लाली लगती है, क्या कभी आपने कल्पना भी की थी कि वो लाली काली सिल पर वो जो केसर मल्दी हो, या वो लालिमा जो उस शिला पे लगातार उसको प्रयोग करने से आ गई, उसकी कल्पना कभी आपने की? शायद नहीं। तो ये अपने आप में अनूठा प्रयोग है, ये अपने आप को चकित कर देने वाला, आप सबको चकित कर देने वाला प्रयोग है। फिर कह रहे हैं कि बहुत काली सिल जैसे लाल केसर से धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी गई हो। अब ये भी अपने आप में अनूठा है कि या फिर स्लेट कैसी होती है, वो भी काली होती है, जैसे शिला काली है स्लेट भी काली है। बच्चे के हाथ में जो स्लेट होती है, वो स्लेट पर यदि बच्चा कोई नासमझ बालक है, वो रंगीन, उस चाक तो वैसे सफ़ेद होती है लेकिन उसको रंग में डुबो करके उसके ऊपर, स्लेट के ऊपर अपनी रेखाएं बनाना शुरू करे, तो आप सोचो कैसा दृश्य पैदा होगा या कैसा वो रंग लगेगा। वैसे ही आकाश में जो लालिमा का रंग आ रहा, क्योंकि आकाश प्रातःकाल का आकाश मैं आपको बता रहा हूँ, नभ कैसा है प्रातःकाल का, तो उसमें कालापन है भी, पूरी तरह से सवेरा नहीं हुआ है, तो पूरी तरह से सवेरा ना होने से पूरा आकाश कालिमा से युक्त है भी, हल्का हल्का प्रकाश। आप ध्यान दें, आप ऐसा मत सोचें कि चारों तरफ प्रकाश फैल गया है और अब ऐसा नहीं, अभी तो बिल्कुल मुंह अंधेरा जिसको कहते हैं, तो आकाश में कालिमा है, हल्का हल्का प्रकाश पूर्व दिशा में फूट रहा है। दृश्य कहाँ से उठाया है? तो अब बच्चे के पास जो स्लेट होती है, उस स्लेट पर जैसे कोई रंग बिरंगी चौक मल दी जाए, अब कैसा दृश्य पैदा होता है। वैसे ही काले आकाश में आप दूर तक देखें तो पूर्व दिशा में हल्की हल्की लालिमा फूट रही है और वो अपने आप में ऐसा लगता है, कवि ने ऐसा प्रतिमान ढूंढा है, उत्प्रेक्षा के माध्यम से बताने का प्रयास किया है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। ऐसा लगता है, संभावना होती है कि जैसे मानो लाल खड़िया चाक किसी स्लेट पे मल दी जाए तो वो कैसा दृश्यांकन होता है, ऐसा ही आकाश में उस लालिमा से बन पड़ा है। अब आगे की पंक्तियां आप देखें कि नील जल में या किसी गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। अब ये अपने आप में अनूठा है। या फिर प्रातःकाल का आकाश ऐसा लगता है, प्रातःकाल का दृश्य ऐसा लगता है कि मानो नीला जल है, पूरा समुद्र है, पानी से भरा हुआ तालाब है, झील है कोई,
आप देखो नीला जल लगता है दिखने में। नीले जल में किसी सुंदर गौर वर्ण की स्त्री या युवती स्नान कर रही होती है तो कैसा लगता है। अब ये भी अपने आप में अनूठा है कि नीले जल में दूर से दिखाई देने वाला, क्योंकि आकाश का प्रतिबिंब बनने से वो जल कैसा बन गया, नीला। और उस नीले जल में किसी गौर वर्ण की स्त्री, सुंदर स्वच्छ रंग की स्त्री स्नान कर रही होती है तो कैसा दृश्य लगता है, वैसा आकाश का लग रहा है। अब आप तुलना करें कैसे, क्योंकि नीला जल तो हो गया आकाश के समान, उसमें भी कालीमा या नीलापन है आकाश में, और यहाँ जो जल है उसमें भी नीलापन और कालीमा है। और चूंकि वो सूर्य उदय होने से पहले लालिमा आ रही है, वो गौर वर्ण की है, तो वो जो स्त्री स्नान कर रही है, जो अभी स्नान करने की तैयारी कर रही है, या उस जल में खड़ी हुई जो गौर वर्ण की स्त्री है, उस स्त्री का जो वर्ण है वो गौर वर्ण का है। तो उस गौर वर्ण का होने से वहाँ आकाश में भी वो लालिमा जो फूट रही है, अभी हल्की हल्की प्रकाश फूट रहा है, वो भी गौर वर्ण का है। तो प्रातःकाल आकाश में जो हल्की हल्की लालिमा फूटती है, उस लालिमा को उस गौर वर्ण की स्त्री के गोरे सौंदर्य से तुलना कर दी है या उसके समान बता दिया है। तो ये अपने आप में अनूठा है। तो मानो प्रातःकाल आकाश में जो कालीमा है उस पर हल्की हल्की प्रकाश का फूटना ऐसा लगता है कि जैसे काले या रंगीन जल में या नीले जल में कोई सुंदर स्त्री स्नान कर रही हो, तो वो जैसा कैसा दृश्य बनता है वैसा दृश्य प्रातःकाल का लग रहा है। अब अंतिम पंक्ति है, छोटी सी कविता है लेकिन कविता की सार्थकता समझें कि जादू टूटता है, कि धीरे धीरे उषा काल का जादू टूटता है, क्योंकि अब सूर्योदय हो रहा है, अब धीरे धीरे सूर्य उदय होने लगता है, तो प्रातः काल की आभा का जो सुंदर जादू है वो समाप्त होने लगता है। उषा काल का इतना मार्मिक, इतना विविधतापूर्ण चित्रण आज तक किसी कवि ने किया नहीं होगा। आप कविताएं पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन इतना सुंदर विविधता से भरा हुआ चित्रण हमने आज तक नहीं देखा। ये अपने आप में अनूठा। तो हमें इस कविता से क्या संदेश मिला? कवि येन केन प्रकारेण हमें प्रकृति के साथ जोड़ना चाहता है। आदमी प्रकृति का उपहास उड़ा करके आनंद अनुभव नहीं कर सकता। ये हमारा नैतिक दायित्व है कि प्रकृति के प्रत्येक कण कण से हम आनंद को सहेजें। हम चाहे प्रकृति के प्रत्येक कण कण से आनंद को एकत्रित कर सकते हैं। ऐसे प्रतिमान और नए बिंब इस प्रयोग धर्मी कविता का अपना विशेष गुण है। कवि ने, आप समझें कि स्लेट से तुलना करना या स्लेट के साथ उसको प्रातःकाल के आकाश को जोड़ना, किसी गौर वर्ण की स्त्री के सौंदर्य के साथ उसको जोड़ना, या हम कह सकते हैं प्रातःकाल नभ को नीले शंख जैसा राख से लिपा हुआ चौका बताना, ये अपने आप में सब अनूठे प्रतिमान है। इन प्रतिमानों के साथ कवि ने कितनी न्यायपूर्ण बात की है। और जितने कवियों ने आज तक रचना की है प्रकृति के साथ, वो ये उपमान, ऐसा भाव, क्योंकि कवि ने वो चीज़ ढूंढ के निकालने का प्रयास किया जिसको केवल आपको यदि बताया जाए तभी आपके मन में वो सचेतन भाव में आ सकती है वो चीज़ें। आप कभी कल्पना नहीं कर सकते कि राख से लिपा हो चौका हम प्रातःकाल के आकाश को कह दें। हम कल्पना नहीं कर सकते इस बात की। या स्लेट जो है उस पर खड़िया रंगीन चाक मल दी हो, हम इसकी तुलना आकाश से करें, ये भी कल्पना की बाहर। और चलो कर भी लें तो कवि ने नमी के साथ जोड़ा उस वातावरण को, प्रातःकाल का जो समय है उसको जोड़ा है राख से लिपे हुए चौके के साथ। ये अपने आप में अनूठे दिव्य प्रयोग हैं। तो ये बिंब धर्मी कविता इस प्रकार से बनती है, यानी हमारे मन मस्तिष्क में एक नए प्रकार के चित्र पैदा कर देना, यही कवि की सबसे बड़ी करामात है, यही सबसे बड़ी खास बात है। तो इस कविता से हमने ये सीखा कि सारे के सारे जो अनूठे उपमान हैं वो अपने आप में नए हैं और अपने आप में अलग हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों को इस कविता से सीखना है और ये इसका उद्देश्य सीखना है। उद्देश्य यही है कि हमें एक तो नए प्रतिमानों के साथ कविता के साथ जोड़ना, प्रकृति के अनूठे सौंदर्य को आत्मसात करना। प्रकृति में बहुत सौंदर्य बिखरा पड़ा है, हम कण कण में सौंदर्य ढूंढ सकते हैं, उस सौंदर्य को सहेज कर रखना ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऐसी चीज़ें जिनका औचित्य हमारे मन मस्तिष्क में कम होता है, हम नज़रअंदाज कर देते हैं प्रकृति के उस, क्योंकि हम बड़ा सौंदर्य तो देख ही लेते हैं। हम नदियों की तरफ घूमने जाते हैं, तालाबों की तरफ जाते हैं, झरने पहाड़ ये सब देखते हैं और उस सौंदर्य को बहुत ज़्यादा आत्मसात करते हैं, उसकी प्रशंसा भी करते हैं। कवि यहाँ उस छोटे से छोटे कण से सौंदर्य जोड़ना चाहता है जो प्रकृति का अंश है।
प्रकृति के प्रत्येक अंश से हमें जोड़ करके उस आनंद को हमें देना चाहता है। तो मैं समझता हूँ प्रकृति हमें क्या क्या देती है और प्रकृति के प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व बनता है, उसको भी हमें प्रातः काल होते ही, सूर्योदय होते ही वो जादू टूटने लगता है। आनंद इतनी देर का है, उसके बाद तो आपका जो स्वयं का आनंद है वो, क्योंकि सूर्योदय होते आप में जोश जागता है या आप में सूर्य की को देख करके जो प्रसन्नता आह्लाद पैदा होता है, वो तो आपका अपना सौंदर्य है। वो तो आप रोज़ ही करते हैं कि हाँ सूर्योदय हो रहा था, अच्छा दृश्य, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, ये दृश्य तो हम रोज़ देखते हैं। लेकिन क्या उस दृश्य को आत्मसात किया, अनुभव किया है जो कवि ने बताने का प्रयास किया? प्रातःकाल होने से पहले का जो दृश्य था, यानी वो फटने से लेकर के सूर्योदय तक का जो समय था, उनको किस किस प्रकार प्रतिमानों से जोड़ करके हमें आनंद प्रदान किया है कवि ने, ये अपने आप में अनूठा है। तो मैं समझता हूँ इस कविता का भाव आपको समझ में आया होगा और इसका जो उद्देश्य था पाठकों को प्रकृति के बीच जोड़ना और नए नए बिंबों के माध्यम से आपको उससे अवगत कराना और परंपरा से हट करके, परंपरा के जो लीक है उससे हट करके नए उपमानों के साथ अपनी बात को सहज ढंग से रखना, ये इस कविता का मुख्य उद्देश्य था। तो इस प्रकार से फिर मैं आग्रह करूँगा कि कवि का जीवन परिचय आपको करना है, क्योंकि जीवन परिचय आपके 4 अंक का आता है। उसी के साथ इस पाठ का, पठित पाठ का पूरा अर्थ आपको करना है। सप्रसंग व्याख्या की आवश्यकता नहीं है, आप केवल पाठ का अर्थ करें और उसके बाद में जो कठिन शब्द हैं उनको भी आप आवश्यक रूप से लिखें। पूरा चैप्टर बहुत आसान है समझने में, लेकिन केवल जो भाव है उसको समझना पड़ेगा। नए बिंब और प्रतिमान और जो प्रयोग हैं उनको आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद में आपको इनके प्रश्न उत्तर भी करने होंगे। तो मैं कल फिर हम मुखातिब होंगे कि नए चैप्टर के साथ। मैं एक बार सभी को धन्यवाद देता हूँ। पूरे मनोयोग से आप अध्ययन जारी रखें। धन्यवाद।